वीर रस है कि हास्य रस है? रस और रस का स्थायी भाव लिखवाए हैं ना, रस का नाम अस्थाई भाव का। मारेंगे थप्पड़ से जान जाओगे। पूरा एक टेबल लिखे हो तुम। आप देखिए, आप कॉपी ले आए हैं? दो कॉलम बनवाकर रस और रस का स्थायी भाव लिखवाए हैं। चलो अच्छा आओ। हेडिंग दीजिए वीर रस। तो बोलबे तक ये हैं तो तुम बोल भी नहीं रहे हो। हास्य रस, यस हेडिंग होगा। चलो ठीक है। ध्यान देना, हास्य रस में है क्या? हास्य के कई रूप हैं, लेकिन हमारे कवियों ने दो रूप का जोरदार रूप लिखा है। इसका स्थायी भाव समझना हास है कि नहीं है? हाँ, तो आगे देखो बोर्ड पर। तो हमारे कवियों ने जोरदार रूप से वर्णन किया है इसका। दो रूप, एक है हास, दूसरा है परिहास। अब कहेंगे सर बता रहे हैं कई रूप होते हैं, अब दो ही, क्योंकि कविता दो ही में चलेगी। लेकिन प्रशांत के जानकारी के लिए दो एक और बता देते हैं। उपहास, अट्टहास, सीमित। हम लोग पढ़ेंगे यही दोनों। अंतर क्या है प्रशांत समझिए। इसकी परिभाषा क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले इनमें अंतर क्या है। हास्य का मतलब ये होता है कि आपको कोई बात इतनी अच्छी लगने लगे, मनभावन लगने लगे कि आप मुस्कुराने के लिए बेबस हो जाए। चूंकि आप रस पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। मान लो कोई सुंदर सी लड़की जा रही है और आप उस पर मुग्ध हो गए, तो मुस्कुराए लेकिन आवाज नहीं आई, खाली मुख के भंगिमा दिखी, वो हास्य। किसी की बात आपकी अच्छी लगनी है, वो तो लड़की छोड़िए, छोटा बच्चा है, तुतुलाकर हकलाकर बोल रहा है, वो आपको उसको तोतली बोली, हकलाने वाली बोली आपको अच्छी लगी और आप मुस्कुरा दिए, ये हास्य पर। परिहास क्या है? परि माने होता है चारों ओर, और हास्य का मतलब हंसी है। जब कोई ऐसी बात कह दी जाए, इधर देखो प्रशांत, जब कोई ऐसी बात कह दी जाए कि आपको बहुत अच्छा लगने लगा और आपके साथ सभी को अच्छा लगने लगा, उसको परिहास बोलते हैं। जब सभी लोग हंसने लगे किसी बात पर, जैसे आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो जोकर टाइप का वस्त्र पहन ले, तो ना चाहते हुए भी सब हंस देते हैं। या इतना अपने आप को पेंट कर ले, अरे मारो ओवर मेकअप किया है। अक्सर आप शादी विवाह में देखेंगे तो कुछ लोग गर्मी में जाते हैं मेकअप कर कर, जब पसीना बहता है तो ऐसे नारी दिखाई देती है, तो असली चेहरा जो नारी से बना हुआ है वो समझ में आता है।
पसीना बहने से मेकअप बह गया, तो वास्तविक से उसको साहित्य में पनारा बोलते हैं। अब उसको देखकर लोग हंस देते हैं सभी लोग, तो वो परिहास है, परि उपसर्ग है, जैसे पर्यावरण चारों तरफ से ढका हुआ आच्छादित। उपहास क्या है? जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ाते हैं जले पर नमक छिड़कना। अरे किसी का असफल हुआ हो देखकर हम कह दें, अरे ये दरोगा के लिए छोटी चीज के लिए काहे तैयारी करे, बात एकदम ऑफिसर बनो आईएएस। तो दरोगा तो निकल ही नहीं रहा है, नहीं निकला और हम जले पर नमक छिड़क दिए। बस ये जानबूझकर नहीं ना बना है, इसको बनना है आईएएस, दरोगा दरोगी। ये क्या है? उपहास है, कटाक्ष, व्यंग है इसमें। अट्टहास क्या है? कभी कोई व्यक्ति अहंकार पूर्वक खूब ठहाका मारकर हंसे, जैसे रावण खूब ठहा है, ये लड़ेगा बनवासी, अरे जाओ युद्ध बच्चों का खेल नहीं है, जाओ विश्राम करो, संन्यास लो। क्या है? दंभ भर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? अट्टहास। सीमित क्या होती है जरा देखना, ऐसी बात जो गुदगुदा दे। गुदगुदाती क्या है? कोई कहे क भैया दरोगा सदिया तय हो गई है, ना ही गुरुजी, ना ही लग तो रहा है, कुछ बोल नहीं रहे। चलो अच्छा कोई बात नहीं, शादी के लड्डू ऐसा है जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पहचानता। अब आप मुस्कुरा दिए। तो ऐसी बात जो अंदर से आपको झकझोरे और ओठ केवल हिले, उसे सीमित कहते हैं। लेकिन कविगण दो ही का प्रयोग करते हैं, किसका? हास और परिहास। तो कब करते हैं? जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के विचित्र वेशभूषा को देखकर, वाणी को सुनकर हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक। अब प्रशांत यहाँ सुनो, अभी बाद में लिखना, सुन हमारी बात पहले, दोनों सुना देते हैं, लिखवाएंगे कि वन गमन का प्रसंग है और राम सीता लक्ष्मण वन को जा रहे हैं। आगे राम है, बीच में सीता है और पीछे लक्ष्मण है। तो कुछ ग्रामीण स्त्रियां इकट्ठी हैं एक प्लेटफार्म पर, और प्लेटफार्म क्या था? वो स्थान क्या था? कुआं पर। अयोध्या से निकली हुई थी और 2-4 कदम चली हुई थी। तब तक एक ग्रामीण स्त्री को सूझा, आने तो आज आनंद लिया जाता है। हाथ देखिए। तो कही किससे? तो बोले ये सखी देख तो वो कौन है। तीनों लोग चले जा रहे हैं, तो एक कह रही है उसी में हमको तो लग रहा है इसका पिछवा वाला है, कोई कह रहा अगवा वाला है, कोई पिछवा वाला। सीता जी समझ रहे हैं कि पहुंचेंगे तो ये सब पूछेंगे, क्योंकि आनंद क्या है? ये सांकेतिक आनंद देखो क्या है। अब जैसे आगे बढ़ी, कुएं पर गई, तो एक चतुर स्त्री, उसको बिथनी कहते हैं, जैसे गृहस्थ कला में गृहस्थनी कहते हैं, एक चालाक स्त्री पूछती है। क्या तुलसीदास लिखते हैं? पुरुषे निकली रघुवीर वधु, मग में धरि पग द्वय, पूछत ग्राम बिथनी है सखी, सांवरे गोरे वर्ण में रावरे कौन। एक चतुर स्त्री पूछती है बिथनी कि जरा बता सकी, हमको पता नहीं है कि सांवला वर्ण वाला तुम्हारा स्वामी है, पति है, कि गोरे वर्ण वाला है,
सीता जी के मन की बात को समझी, बोल नहीं रही है, नेत्रों से इशारा करती हुई रे सखी, और मुस्कुराती हुई निकल जाती है। आगे वाला ऐसे जैसे कि इस तरह ये हास्य ऐसा है कि दोनों तरफ आनंद दिया, जिसमें शालीनता। परिहास क्या, आज भी बारात और आज चलता है ना, तो देखिए आप जरा, उस बारात में कई तरह के लोग होते हैं। तो आज का दौर नहीं है, भगवान शिव के भी बारात में कई तरह के लोग थे। देवदानों तो जानते हो, लेकिन भगवान शिव के गण में सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, हाकनी, डाकनी, चुड़ैल सब थी। तो अब एक कल्पना करो, अगर कोई भूत और कोई चुड़ैल अगर हंसता है ठहाका मारकर, तो वो अट्टहास में के श्रेणी में चला जाता है। लेकिन चूंकि भगवान शिव के बारात में है, तो देवगण भी हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, तो परिहास संपूर्ण। तो बारात जाती है, तो पहले भी अब भी देखोगे ना, जब दुल्हा उतरता है तो घर के बड़े बुजुर्ग, वृद्ध, लड़की के पिता स्वागत करते हैं, आइए स्वागत है, वेलकम है, माला वाला पहनाकर। द्वार पूजा होता है। तो कुछ बारात में आज भी देखते हो भगवान शिव के बारात से ही शुरू है प्रक्रिया, कुछ किसी से मतलब नहीं है क्या व्यवस्था किया है। हाँ, अरे रजा चला एकदम चांप दिल जाए हो, तो वो जाते हैं, भोजन की व्यवस्था देखते हैं, नाश्ता की व्यवस्था देखते हैं। तो भगवान शिव के भी बारात में दो थे, शुक्र और शनिचर दोनों पहुंचे, उनसे मतलब नहीं था। अभी द्वार पूजा हो रहा है, तब तक दोनों कहे कुछ ले आओ भाई, नाश्ता के नहीं, दोनों मिला दबाई दिहलन। ओकरे बाद आधा भोजन खा के एक गण भगवान शिव के राजा हिमाचल के कान में आकर कह रहा है, द्वार पूजा ही करिएगा कि देखिए वो इज्जत खराब होने वाली है, सब खत्म कर दिए दो ही जो है। वहीं पर राजा हिमाचल हाथ जोड़ते हैं, प्रभु इज्जत बचाइए। भगवान शिव ढकारते हैं, दोनों पेट फुलाए हुए आते हैं, मजा आ गई प्रभु, आज तो पेट भरल। आज भी बारात में ऐसे लोग। फिर दूसरी प्रक्रिया होती है, लड़का लड़की के साथ पाणी ग्रहण संस्कार के लिए जाता है, विवाह के बंधन में बंधने के लिए। तो घर की श्रेष्ठ और भद्र महिलाएं उसकी स्वागत करती है, आज भी ये प्रक्रिया। अब घर की श्रेष्ठ और भद्र महिलाएं स्वागत करती हैं, सास के रूप में, बड़ी भौजाई के रूप में, जो उसका और कोई नहीं है तो और कोई भी। तो प्रक्रिया क्या होता है, लड़के को आरती की जाती है, रोड़ी चंदन लगाई जाती है, उसके बाद एक परछावन होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथनी होती है उससे, और हम लोग के पूर्वांचल में लोढ़े से सिलबट्टा वाला। तो जरा देखना, भगवान शिव की भी ये सब प्रक्रिया हो रही थी। जैसे ही लोढ़ा घुमाने के लिए सास की, तब तक भगवान शिव अपने सर्प को छोड़े, सांप को मारा फोय, लोढ़ा गिरा इधर, सास गिरी इधर, कुल चंदन रोड़ी छिटा गया। अब तो इतना मजा आया, पहले जो हंस रही हैं है सर पर गंगा जी हैं। कभी क्या लिखता है, सिर पर गंगा हंसे। पहला ठहाका कौन लगाती है, परिहास देखो, सब हंस रहे हैं। पहला हंसी, सिर पर गंगा हंसे, भुजंगनी भुजंगा हंसे। नागिन डांस शादी विवाह में वो तब से है जब तक लोट पोट न जाइए, धूल माटी न लग जाए, इसका मतलब शादी में मजा नहीं आया। तो भुजंगनी भुजंगा भी तेरा टंड रोले मेरा मन डोले लगे कर जाए। तो भुजंगनी भुजंगा हंसे, हास ही की दंगा भयो नंगे की बारात में। हास परिहास का एकदम भगदड़ मच गया भगवान अवघड़धारी शिव के बारात में। इस तरह से जब देखोगे तो परिहास का अनोखा रूप आपको दिखाई देगा। हास में विचित्र वेशभूषा तो था ही, विचित्र बारात भी थी, जहां पर देव दानव दोनों एक साथ चल रहे थे, लेकिन पहली बार लड़ नहीं रहे थे। नहीं तो इनका आमना सामना होता था, लड़ ही जाते थे। तो जब ऐसा कवि लिखता है तो समझो वही हास्य है जो पूरी तरह से प्रफुल्लित कर देता है। लिखिए, जब बोर्डवा पर भी लिख दे भाई, नहीं तो देखकर ही लिखना। जब किसी काव्य में
में किसी विचित्र वेशभूषा या अटपटी वाणी को सुनकर या देखकर हृदय में हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे जैसे लिख लीजिए तो आगे लिखते हैं। हो गया? जैसे में आइए। सिर पर गंगा हंसै भुजंगिनी भुजंगा हंसै हास्य ही की दंगा भयो नंगे की बारात में। देख रहे हैं ना? इसी को बिहारी क्या लिखते हैं? भगवान कृष्ण के बाल छवि का वर्णन। खद्दर कुर्ता भभकौ नेता जैसी चाल, और यही बालक मरे मन बसे सदा बिहारी लाल। अगला बोलो प्रशांत, क्या है? चलिए हेडिंग दीजिए वीर रस। अस्थाई भाव इसका उत्साह। देखिए वीर रस कहां है? वहां है जहां जोश हो, जहां ओज हो। जोश कैसा? सेना के जवानों में जोश भरने के लिए 15 अगस्त 26 जनवरी को बजता है रिदम। कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। और जगनिक ने तो पूरा अल्लाह खंड ही लिख डाला। इसी चीज को प्रशांत जैसे लड़कों को प्राइमरी में पढ़ाने के लिए टीचर खूब जोर से पढ़ाता है।
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी डरो नहीं। बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि आसमान में सुराग कर देगा। इसी बात को शिवाजी के दरबार में दरबारी कवि थे भूषण, वो कैसे लिखते? साज चतुरंग सैन मन में उमंग भर, सारजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। वो लिखते। ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा करती हुई सुभद्रा कुमारी चौहान क्या लिखती हैं, जरा देखो। बुंदेलो हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली। तो वीर रस की कविता में जोश न हो, उत्साह न हो और भाषा बुलंद न हो, आवाज लगे कि गर्जना चल रही है, तब तक वीर रस नहीं। इसीलिए बिरहा में गाने वाला जब गाता है तो कहता है मास्टर, वहां भी हारमोनिया बजाने वाला मास्टर, यही मास्टर नहीं है, वहां भी हारमोनिया बजाने वाला मास्टर कहलाता है मास्टर। थोड़े बढ़ा के ला, यानी इतना जोर से आवाज निकालिए कि हारमोनिया की आवाज एकदम बुलंद निकले, तो समझो वीर रस। इसी कारण से इसकी परिभाषा है, क्या परिभाषा है देखकर लिखिए। जब किसी काव्य में वीर योचित विषय का वर्णन किया जाता है, तब उस काव्य में वीर रस होता है। जैसे
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दरोगा जंक्शन क्लासेस। आप सभी का दरोगा जंक्शन की कक्षा में स्वागत है। आइए, आज संविधान में पहला भाग शुरू होने वाला है। उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि भाग 1 से कहीं भी कोई प्रश्न आएगा, आप उसका उत्तर बहुत ही सटीक सॉलिड देंगे। गलत होने की संभावना नहीं है अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो है क्या, पहले भाग 1 को आइए देखते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये है भाग 1 अनुच्छेद 1 to 4, यानी 1 से लेकर 4 तक। वनडे परीक्षा में यद्यपि इससे बहुत कम प्रश्न आए हैं, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस के लिए ज़रूरी होता है कि क्या है, किस रूप में है, आप उसको जानें और अपनी कठिनाइयों को दूर करें कि कैसे है, किस रूप में। पहले तो इसके बारे में जानिए क्या है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। फेडरल स्टेट नहीं है। कहीं भी संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयोग किया गया। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब हो गया है या होता है भारतीय संविधान के अनुसार कि राज्य यानी स्टेट एंड यूटी, ये दोनों ही विदाउट कंडीशन इकट्ठा हुए हैं। कोई शर्त नहीं है इकट्ठे होने के का। तो जब कोई देश में जो राज्य बिना शर्त के इकट्ठे होते हैं तो उनको यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। आज जब कंडीशनल इकट्ठे होते हैं तो उनको फेडरल स्टेट डिक्लेयर किया जाता है। तो अमेरिका क्या है? फेडरल स्टेट्स है। तो उस शर्त पर कंडीशन के साथ इकट्ठा हुए हैं। हमारा विदाउट कंडीशन इकट्ठे हुए हैं। वनडे परीक्षा में बस इतना ही जानिए। पूछा जाएगा व्हाट इज योर डिफरेंसेज बिटवीन 2 टाइप्स स्टेट प्रोविजंस, फेडरल स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ स्टेट। आपका उत्तर सिंपल होगा, फेडरल स्टेट्स प्रोविजंस कंडीशनल स्टेट एक ज्वाइन करते हैं। और जब यूनियन ऑफ स्टेट से पूछा जाएगा तो विदाउट कंडीशनल इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसको यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। यही कारण है कि भारत राज्यों का संघ है। आइए, अब अगर संघ है तो अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1, अगर आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 1 क्या है, तो इसमें 3 बातें ध्यान से सुनिएगा। 3 बात में पहली जो बात है उसको जानिए। जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, सभी राज्यों के क्षेत्र है। देखिए गणित से कैसे संविधान को जाना जाता है। जितने 28 स्टेट हैं, सबका यह क्षेत्र इसमें शामिल है। पहले में अगर सेकेंड पूछ दिया क्या है, तो आप बताएंगे जितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, उसके क्षेत्र हैं जी, उसके क्षेत्र इसमें शामिल है।
8 केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र शामिल, जिसको हम यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। और तीसरा भी एक है। अब वो तीसरा क्या है, यहां देखिए, वैसे क्षेत्र जिसे संघ अपने में शामिल करे, ये सब आएंगे क्या है, अनुच्छेद 1 में। ऐसे क्षेत्र जिसको संघ अपने में शामिल कर लिए, यानी अभी वर्तमान में ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र नहीं है, लेकिन अगर संघ अपने में शामिल कर देता है, वो भी क्षेत्र अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जुड़ जाते हैं। ये है अनुच्छेद 1, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। संघ के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत सभी 28 आपके राज्य का क्षेत्र है, 8 केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र है, और तीसरा वैसे क्षेत्र जिसको संघ अपने में शामिल करता है, यानी नया कौन आ जाए भविष्य में, वो भी संघ के अंतर्गत आ जाता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाए। तो ये तो अनुच्छेद 1 कहता है। ये सब वनडे परीक्षा के दृष्टि से आपको बता रहे हैं, एकदम जिसको कहते हैं ना दाल भात का कवर, वही है। सटासट उसको ग्रहण कीजिए, आगे बढ़िए। आइए अनुच्छेद 2। अब समझाने के लिए पहले अनुच्छेद 2 क्या हम बताते हैं। ऐसे राज्य, यहां समझाने के लिए देश लिख देते हैं, जो अभी भारतीय संघ में शामिल नहीं है, तो इसके तहत केंद्र सरकार को, यानी संसद, अपने शर्तों के साथ भारतीय संघ में शामिल कर सकता है जी, शामिल कर सकता है। जैसे यहां देखिए, जैसे यही पेटेंट है, का अंतर है तथ्य में या तर्क में। 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। यानी 1975 से पहले सिक्किम एक क्या था, देश था। सिक्किम एक देश था जी। सिक्किम एक देश था, मगर 1975 में अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हुए संसद ने, केंद्र सरकार ने इसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया। अब एक समझाने के लिए मान लो कि कल के देश में भूटान एक देश है, वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट है, हमारे सटे हुए स्टेट से, और कहे कि हम भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, तो वहाँ के राजा जो हैं, अगर वह भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो संसद इन्हें से केंद्र सरकार करेगी।
तो उस क्षेत्र के रहने वाले संपूर्ण लोग भारत की नागरिकता उसी दिन ग्रहण कर लेंगे जिस दिन हमारे और उनके बीच मर्जेज लेटर पर सिग्नेचर होगा। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद या केंद्र सरकार शामिल अपने में करती है? 2 का प्रयोग करते हैं, जैसे सिक्किम का प्रयोग किया। तो सिंपल भाषा में वर्तमान में कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा प्रदेश जो भारत का अंग नहीं है, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हुए संसद उसको संघ के अंतर्गत शामिल कर सकती है। कोई डाउट? कोई? आगे बढ़ा जाए। आइए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है? सामान्य रूप में समझना। अब यहां पर क्या है, जो आपके अंदर प्रदेश हैं, जो आपके अंदर क्षेत्र है, उसके बारे में है, जो वर्तमान में भारतीय टेरिटरी का पार्ट है। क्या है? संसद को अधिकार है कि वह नए राज्य का निर्माण, यहां देखना, सीमा परिवर्तन, नया नामकरण, नया नामकरण, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, अब जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर जो है, जैसे में देखिए भाई, जम्मू कश्मीर 2019 से पहले एक राज्य था। लेकिन संसद ने इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए पहले इसको 2 भाग में बांट दिया। एक हिस्से को कहते हैं जम्मू कश्मीर, और जो दूसरा हिस्सा है वो है लेह लद्दाख। ये 2 हिस्से हो गए। वर्तमान में दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब ये अनुच्छेद 3 का ही प्रयोग किया संसद ने, 370 हटाने के लिए नहीं प्रयोग किया है। ध्यान रखिए, 370 हटाने के लिए उसका अनुच्छेद 368 हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या किया, जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 भाग में बांटा, 2 यूटी में, यूनियन टेरिटरी में। एक हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया आपका लेह और लद्दाख। टुकड़ा कर दिया ना, बंटवारा। नामकरण भी कर दिया, जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी और लेह और लद्दाख अलग। वर्तमान में देखेंगे तो ये दोनों जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जी, जिसको एलजी बोला जाता है।
जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला जाएगा तो यह गवर्नर खाली हो जाएगा, एलजी का पद हट जाएगा। तो ऐसे ही हमारा उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बना, बिहार को काटकर झारखंड बना, मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बना, और सबसे लेटेस्ट 2014 में आंध्रा को काटकर तेलंगाना बना। इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं, अनुच्छेद 3 का। कहीं कोई डाउट? आगे चला जाए, आगे देखो। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 यहां देखो, हम लोगों ने पढ़ा है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अब इसमें दोनों जो प्रावधान है, वो दोनों प्रावधान में जो व्यवस्था दी गई है उसके तहत कह रहा है कि इसमें परिवर्तन हो जाएंगे। अनुच्छेद 4 में ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 4 में कह रहा है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान दिए हैं उसके कारण अनुसूची, ध्यान रखिएगा, अनुसूची 4 में स्वतः परिवर्तन हो जाएगा और यह परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अभी नहीं बात समझ में आई? हाई 2 दे रहा है, 3 दे रहा है जो प्रावधान, नए राज्य को अपने में शामिल करना किसी देश को, ये अपने राज्य को बांटना, नामकरण, ठीक। तो जैसे ही बात आएगी, अनुच्छेद 4 कह रहा है इसके तहत अनुसूची, यहां देखिए, 1 और अनुसूची 4 में स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, तो बढ़ सकती है, घट सकती है। जैसे आंध्रा कटा तो तेलंगाना की राज्यसभा सीटें, जैसे उत्तर प्रदेश कटा तो 5 सीटें निकल गई ना राज्यसभा की। वही बात तो उसी को हम जिक्र रहे हैं। अब फिर क्या हो जाएगा, अनुसूची 1 क्या है, सभी राज्यों का नाम, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उसका एरिया। तो अनुसूची 1 कैसे परिवर्तित हुई, चूंकि नया आंध्रा को काटकर तेलंगाना बन गया तो नाम आया ना, एक नया राज्य बना और उसका एरिया बटा, ये से यहां से इतने जिले इसमें है, दोनों परिवर्तन हुआ। तो अब ये कह रहा है कि ये परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 368 संसद को यह राइट देती है किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद, किसी में परिवर्तन कर सकता है। तो आपको केवल 2 चीज ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 2 और 3 का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 4 में जब आते हैं तो 4 कहता है कि इसके तहत अनुसूची 1 और अनुसूची 4 स्वतः ही परिवर्तित हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। हाँ, तो हमको बदलाव ही जानना है कि अनुच्छेद 4 क्या है, बदलाव है, और वो बदलाव क्या है। 1, 2 में कोई चीज ऐड होता है, घटा जाता है या हटाया जाता है, तो उसके तहत 4 अनुच्छेद कहता है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 परिवर्तित हो जाएंगे। यही चीज बात है। अब इसी चीज को नहीं समझ में आता है, लोग रटते हैं, भूलते हैं, आज तो समझ में ना आई। हाँ, तो कुछ संविधान में ऐसे प्रावधान है ना कि विशेष बहुमत से, कुछ साधारण बहुमत से, कभी कभी पूछता है कौन सा अनुच्छेद साधारण बहुमत से परिवर्तित होता है, तो बताएंगे अनुच्छेद 4, सिंपल मेजॉरिटी से। आने दीजिए 368 जब पढ़ाएंगे स्पेशल प्रोविजंस, तब ना आनंद आएगा, तब आप समझेंगे कि कितने टाइप के परिवर्तन होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी विथ राज्य का अप्रूवल क्या है। संविधान बड़ा ऊंची चीज है, आनंद आता है। बस शर्त कि किताबी भाषा मत पढ़ाइए, एकदम
हलवा बनाकर पढ़ाई, देखो भाई ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अब किताबी भाषा में लगेंगे निर्दिष्ट विदृष्ट प्राविजन, तो बच्चा उब जाएगा, कहेगा बात कोई तो समझ में नहीं आया, का पढ़ा रहे हैं। मजेदार बनाकर पढ़ाइए, फिर देखिए उसको समझ में आता है कि नहीं। अब 1 से 4 तक कहीं भी कोई अनुच्छेद पूछे, सिंपल जान जाइए। अनुच्छेद 1 में क्या है, राज्य के क्षेत्र जितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जितने क्षेत्र हैं, नया कोई राज्य आता है शामिल तो वो क्षेत्र जुड़ेगा तो वो भी उसमें आ जाएगा। अनुच्छेद 2 में क्या है, किसी देश या प्रदेश नया जुड़ता है, नया भूभाग जुड़ता है, वो आ जाएगा। अनुच्छेद 3 क्या है, जो हमारे वर्तमान में है उसमें कोई परिवर्तन, नामकरण, सीमा, नए राज्य का गठन, फलाना ढमाका है, वो आ जाएगा। अनुच्छेद 4 में क्या है, सीधे बताइए कि जो परिवर्तन 2 और 3 में हुआ है वो उसके तहत जो है अनुसूची 1 और अनुसूची 4 स्वतः परिवर्तित हो जाएगी, काम खत्म। मथनी होता है रे मर्द इतना ही कंपटीशन में, इसे मथ तो सारा क्रीम ऊपर आ जाए, खाली रटने से थोड़े ना काम होता है। अब आइए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नागरिकता। इससे क्या क्या प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे आते हैं करंट से, वो भी देखते हैं। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। पांच से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 to 11। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, थोड़ा इसमें लेक्चर चलेगा तो आनंद आएगा। इससे बार बार प्रश्न आते, जैसे समझाने के लिए एक चीज करंट से संबंधित है, CAB, CAA। अब मान लो इसका फुल फॉर्म पूछ दिया, पूरा नाम का है, तो क्या बताएंगे आप में से कोई? हाँ, तो कैसे बना है, तो क्या प्रक्रिया इसके प्रोसेस है, बिल से एक्ट कैसे बनेगा? तो राष्ट्रपति संसद से अलग है? राष्ट्रपति संसद से अलग नहीं है मेरे भाई ना। अच्छा चलो, थोड़ा सा इंग्लिश जानना, मैं प्रयोग कर रहा हूं। आर्टिकल्स 79 प्रोविजंस बाय पार्लियामेंट इज 3 पिलर्स: राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ राज्यसभा, हाउस ऑफ लोकसभा। तो पूछा जाता है संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और, तो अलग कैसे हो गया? मैं तो अलग नहीं ना भाई। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन सा संसद का अंग नहीं है, तो उपराष्ट्रपति जोड़ देता है, लोकसभा स्पीकर जोड़ देता है। हाँ, नहीं हो जाएगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा। यानी इन तीनों के अलावा कोई भी दे दिया, संसद का अंग नहीं। बात समझ रहे हैं? आइए, तो तब तक कोई बिल, एक्ट, अधिनियम, रूल्स नहीं बनती जब तक कि उसके लिए संसद के दोनों सदन हाउस पास न करे, अब फिर उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर न हो जाए, तब तक वो एक्ट नहीं होता। लेकिन पहले नागरिकता के बारे में देखिए। संविधान सभा में जोरदार चर्चा चली, कई दिनों तक चर्चा चली आपस में कि भाई किसे नागरिक माना जाए, किसे नहीं। या हमारे यहां नागरिकता कैसे दिया जाए, किसको शक्ति हो किसको नहीं।
और नागरिकता का प्रावधान कैसा होना चाहिए। चूंकि पूरे विश्व में दो तरह के नागरिकता के प्रावधान हैं, एक को कहते हैं एकहरी और दूसरे को कहते हैं दोहरी। ये दोनों प्रावधान हैं। अब दोनों प्रावधान है पूरे विश्व में, एकहरी और दोहरी। हमारे सामने ये प्रश्न था कि जितने लगभग संघीय गवर्नमेंट है, जहां पर केंद्र पर भी सरकार चलती है, राज्य पर भी, वहां पर दोहरी है। जैसे यूएस, वहां दोहरी है। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट भी सिटीजनशिप दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन ब्रिटेन चूंकि संघ नहीं है, छोटा कंट्री है, यानी एरिया विथ पॉपुलेशन, वहां पर सिंगल सिटीजनशिप है। तो हम लोगों ने